Hello students, audience, friends and guys. How are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश पर मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइज, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जो पोइम है, जितनी भी आगे मैं पोइम पढ़ाने वाला हूँ, सभी इसी प्रकार से पढ़ाई जाएंगी। एक पेन और कागज़ की सहायता से इन चीज़ों को आप तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि जो मैं व्हाइट बोर्ड पर काम कर रहा था स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो डेफिनेटली अब जो व्हाइट बोर्ड इंक है उस पर भी लॉकडाउन लग गया। इट मीन्स वो जो प्रोसीजर था उस पर काम अब नहीं हो सकता क्योंकि इंक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए अब जितना भी काम होगा पेन की सहायता से पेज पर होगा। अब आई थिंक दैट ये मैटर नहीं करता है स्टूडेंट्स कि हम वाइट बोर्ड पर काम कर रहे हैं या फिर पेन की सहायता से पेज पर काम कर रहे हैं। मैटर ये करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि एक इंक के लिए, वाइट बोर्ड इंक के लिए स्पेशली शहर जाना और जैसे कि लॉकडाउन के रूल्स हैं उनका वायलेशन करना, आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। ये सही नहीं है। इसलिए आज से हम काम करेंगे पेन की सहायता से, पेज पर कार्य होगा और मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली आपको समझ आएगा। फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता तो आपके पास जो फैसिलिटी है ये कमेंट बॉक्स को, उसमें आप लिख सकते हो, अपने डाउट्स ले सकते हो और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। सो स्टूडेंट्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा। सो अभी थर्ड पॉइंट, कीपिंग क्वाइट, यानी कि द थर्ड पॉइंट कीपिंग क्वाइट ऑफ सीबीएसई एंड एचबीएसई 12th। अब देखिए टाइटल मैंने लिखा है कीपिंग क्वाइट। ये सीबीएसई और एचबीएसई दोनों बोर्ड में कंपलसरी है और थर्ड पोएम है सीरीज में। अगर काउंट किया जाए तो फर्स्ट आप पढ़ चुके हो माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, और सेकंड पोएम आपने पढ़ी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, और थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट ये लिखी गई है पैब्लो नेरुडा के द्वारा। तो आज इस पोएम पर डिस्कस करते हैं और इस पोएम को कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट्स आज इस पोएम को। तो जैसे कि मैंने लिखा है कीपिंग क्वाइट, कीप स्टूडेंट्स एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बनाए रखना। और जो एक क्वाइट लिखा गया है, क्वाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स चुप या फिर शांत आप बोल सकते हो। अब देखिए जो क्वाइट है वो तीन टाइप के वर्ड होते हैं। ये एक शब्द होता है QUIT, क्विट। क्विट मीन्स होता है छोड़ना, जैसे गेम क्विट करते हैं। क्वाइट मीन्स होता है चुप या शांत। एक शब्द होता है क्वाइट, ये क्विट है, ये क्वाइट है, ये क्वाइट है। क्वाइट मीन्स चुप या शांत, क्विट मीन्स छोड़ना, उस चीज़ को वहीं पर ड्रॉप कर देना, और क्वाइट मीन्स होता है पूर्ण, कंप्लीटली, या फिर उसको हम थोड़ा बोल सकते हैं, राइट। क्वाइट पूरी तरह से। तो ये था इस वर्ड के डिफरेंट यानी कि डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट ही मीनिंग है। तो अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुडा, PABLONERUDA, पैब्लो नेरुडा इस जो पोएम का जो पोइट है, और जो टाइटल है पोएम का वो कीपिंग क्वाइट रहेगा। तो अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ते हैं कि पोएम किस चीज़ पर बेस्ड है, कि ऑन विच थीम द पोएम इज बेस्ड। तो दिस इज एन एंटी वॉर पोएम। यह जो पोएम है स्टूडेंट्स, ये एक एंटी वॉर पोएम है। एंटी वॉर पोएम मीन्स युद्ध विरोधी कविता, यानी कि युद्ध जो होते हैं, वॉर्स जो होते हैं, उनके अगेंस्ट है ये एक पैसिफिस्ट थिंग पर कार्य करती है। द पोइट स्ट्रेसेज द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। कवि जो है वो स्ट्रेस डालता है, द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। स्टूडेंट्स, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब, देखो उसको इंट्रोस्पेक्शन नहीं बोलते हैं, ये इंट्रो नहीं होता है। यहाँ जो ओ का साउंड ओ का नहीं है, यहाँ ओ का साउंड ए का साउंड बनता है। ओ जो लेटर है यहाँ ए साउंड प्रोड्यूस करता है, ना कि ओ लेटर यहाँ ओ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसको इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। तो द पोइट स्ट्रेसेज। अब देखिए जो स्ट्रेस है, यदि ये नाउन के रूप में कार्य करे तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, जैसे माइंड पर स्ट्रेस होता है। लेकिन यहाँ स्ट्रेसेज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, जब वर्ब के साथ एस या एस यूज करते हैं तो वर्ब स्टूडेंट सिंगुलर बन जाती है, जब एस या एस हटा देते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो द पोइट स्ट्रेसेज, कवि जो है वो स्ट्रेस डालता है, ये वर्ब है, और वर्ब जब ये स्ट्रेस होती है तो इसका हिंदी बनता है बल देना। जो कवि है वो बल देता है, फोर्स करता है, दबाव डालता है। द नीड, अब देखिएगा नीड हमारे पास एक मोडाल्स ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी है और ये एक मेन वर्ब भी होती है, लेकिन जब वर्ब से पहले आर्टिकल होता है तो वर्ब नाउन बन जाती है, तो ये नाउन है। द पोइट स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, कवि जो है बल देता है नीड आवश्यकता पर,
किस चीज़ की आवश्यकता पर? फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म विश्लेषण, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप में किसी चीज़ पर हम डिस्कस करते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, राइट, उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। अब देखिएगा ये फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो इंट्रोस्पेक्शन भी हमारा नाउन है, नीड भी हमारा नाउन है, और स्ट्रेस इज वर्ब हुआ। तो कवि किस चीज़ पर बल देता है? आत्म विश्लेषण की आवश्यकता पर बल देता है। द पोइट इज डीपली मूड, डीपली यहाँ एडवर्ब है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो द पोइट इज डीपली मूड, कवि जो है गहराई से, मूड क्या होता है? प्रभावित होता है। बाय द वायलेंस, यहाँ वायो ओ की साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, यहाँ ए की साउंड प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स। तो बाय द वायलेंस, क्रुएल्टी यानी हिंसा से, हिंसा के द्वारा, क्रुएल्टी टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति जो क्रूरता हो रही है, जानवरों के प्रति जो निर्दयता हो रही है और जो हिंसा है, इन सभी चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाता है ये पोइट। एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स, देखिए मैनुअल जो शब्द मैंने लिखा है, यदि ये मैनुअल नाउन का काम करता है स्टूडेंट्स, तो मैनुअल का मीनिंग होता है नियमावली, नियम, रूल्स, कायदे कानून। लेकिन वर्कर्स हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। यदि मैनुअल एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि नाउन यह है तो ये एडजेक्टिव होगा, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। तो इसका हिंदी होगा स्टूडेंट्स कि जो हाथ से किया जाने वाला जो कार्य होता है, जिस काम को करने में हमारे हैंड्स से हम उस काम को करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैनुअल। सो द पोइट इज डीपली मूड ऑफ मैनुअल वर्कर्स, कवि जो है गहराई से प्रभावित होता है, जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को देखकर, जानकर, समझकर, क्रूएल्टी टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसको देखकर, एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स, हाथ से काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी प्लाइट होता है दुर्दशा। तो कवि जो मजदूरों की, जो हाथ से काम करते हैं, मैनुअल मीन्स हाथ से किया जाने वाला कार्य, तो उनकी प्लाइट दुर्दशा को देखकर, जानवरों के प्रति क्रूरता को देखकर और वायलेंस, हिंसा को देखकर काफ़ी ज़्यादा गहराई से प्रभावित होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वायलेंस जो लिखा है, यदि मैं ऐसा लिखूं वायलेशन, ये वायलेशन है, इसका मतलब होता है नियम की अवहेलना करना। तो दोनों ही नाउन है, वायलेंस होता है हिंसा और वायलेशन होता है, इसको वायो नहीं बोलेंगे, वाया, ये भी साउंड ए की प्रोड्यूस कर रहा है, वायलेशन नियम की अवहेलना करना। सो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन नहीं बोलते स्टूडेंट्स, यहाँ ओ पर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस यू पर है, इसलिए यहाँ बड़े ओ की जो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो सोल्यूशन, तो साउंड जो है फॉलिंग स्टेट में होते हुए स्पीडली रिलीज होती है, और ऊ जो है इस पर स्ट्रेस होता है, तो सोल्यूशन, पॉल्यूशन, रेवोल्यूशन, इस प्रकार साउंड आती है। टू द सोशल, इसको पॉलिटिकल नहीं बोलते, पॉलिटिकल होता है, राइट, पॉलिटिकल। एंड इसको रिलीजियस नहीं बोलते, रिलीजियस होता है, ये ओ यूएस से ओ यूएस नहीं बोला जाएगा, रिलीजियस, राइट। तो कवि ने कहा कि जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है, यानी कि शांत मन से किया जाने वाला आत्म विश्लेषण, इज द सोल्यूशन, समाधान है, किस चीज का? टू द सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, एंड रिलीजियस। तो रिलीजियस जो है, धार्मिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान है। देखिएगा, जो धार्मिक समस्याएं हैं, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों का समाधान क्या है? शांत मन से आत्म विश्लेषण करना, यानी कि उस चीज़, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्ट करना उस चीज़ को, वही सब चीज़ों का सोल्यूशन है। द पोइट सजेस्ट, कवि जो है सुझाव देता है, दैट की ऑल पीपल, सभी लोगों को, शुड सस्पेंड, सस्पेंड यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, जैसे पोस्टपोन करना, सस्पेंड करना, सस्पेंशन बोल देते हैं। तो द पोइट सजेस्ट, कवि सुझाव देता है, दैट ऑल पीपल, सभी लोगों को, शुड सस्पेंड, सस्पेंड कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए, देयर एक्टिविटीज, अपने कार्यों को, अपनी गतिविधियों को, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड कीप क्वाइट, और कीप क्वाइट मीन्स शांति बनाए रखनी चाहिए। कीप यहाँ वर्ब है, इसका मतलब है बनाए रखना, क्वाइट मीन्स शांति, चुप्पी, चुप्पी बनाए रखना। तो कवि कहता है, सुझाव देता है कि सभी लोगों को अपनी जो गतिविधियां हैं वो सम टाइम, कुछ समय के लिए, सस्पेंड जो है, स्थगित, शुड मीन्स चाहिए, स्थगित कर देनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? कीप क्वाइट, यानी कि शांति बनाए रखनी चाहिए। दे शुड लुक इनसाइड, उन्हें देखना चाहिए, इनसाइड, अंदर, यानी कि अपनी जो मनोविश्लेषण करना चाहिए, अपने जो अंदर आत्मा में झांकना चाहिए। एंड एनालाइज, देखिएगा ये एनालाइज एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है स्टूडेंट, ये एक वर्ब है आपकी, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, एनालाइज्ड, ये आपकी सेकंड फॉर्म और यही थर्ड फॉर्म होती है। तो एनालाइज्ड का मतलब होता है विश्लेषण करना। दे शुड लुक इनसाइड, उनको देखना चाहिए, इनसाइड, अपने अंदर, अपनी आत्मा में झांकना चाहिए। एंड एनालाइज,
और विश्लेषण करना चाहिए देयर ऑन एक्शंस, अपने खुद के जो एक्शंस, अपने कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। यदि मैं ऐसे लिखता हूं, एनालिसिस लिखता हूं, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट्स वो एनालिसिस होगा। एनालिसिस यानी कि आई से ए बनेगा, सिस नहीं होगा, सस होगा, एनालिसिस। तो एनालिसिस जो होगा तो इसका मतलब होता है जांच, छानबीन या जांच। ये नाउन है स्टूडेंट्स। एनालाइज एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है विश्लेषण करना, एनालाइज्ड होता है। और जो मैंने ये वर्ड लिखा अभी, इसका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये ध्यान से सीखने वाले, देखो प्रोनाउंसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको बोलेंगे एनालिसिस। तो एनालिसिस होता है, एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस, LY लिसिस, एनालिसिस बोलेंगे। ये नाउन के रूप में काम करे, इसका मतलब है जांच, छानबीन। तो ये समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड। आगे देखिएगा। दिस विल क्लींस एवरी हार्ट एंड ENNOBLE ऑल पीपल। दिस विल क्लींस एवरी हार्ट, ये हर एक व्यक्ति के, प्रत्येक इंसान के दिल को, हार्ट को साफ कर देगा, शुद्ध पवित्र पायस बना देगा, उनकी थॉट प्रोसेस को, उनकी यू कैन से दैट एक जो हार्टली थिंग्स हैं। एंड इनोवल, इनोवल यहाँ एक वर्ब का काम कर रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है कि महान बनाना। एंड इनोवल ऑल पीपल, और सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठता प्राप्त होगी, सभी व्यक्ति महान बनेंगे। तो ये जो पोइम का एक सार है, जिस्ट है, थीम है, ऑन विच दिस होल पोइम इज बेस्ड। तो एक बार स्पीडली देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। दिस इज एन एंटी वॉर पोइम, ये एक युद्ध विरोधी कविता है। द पोइट स्ट्रेसेस, कवि बल देता है, नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्म विश्लेषण की आवश्यकता पर बल देता है। द पोइट इज डीपली मूड, कवि गहराई से प्रभावित होता है, हिंसा से, जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उससे। और जो प्लाइट एक दुर्दशा है, किनकी दुर्दशा स्टूडेंट्स, जो हाथ से काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी दुर्दशा को देखकर, जानवरों के प्रति क्रूरता को देखकर, हिंसा को देखकर जो कवि है वो बहुत गहराई से प्रभावित होता है। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि शांत मन से जो आत्म विश्लेषण किया जाता है वो किस चीज़ का समाधान है, किस चीज़ का सलूशन है स्टूडेंट्स, सामाजिक समस्या का, राजनीतिक समस्या जो होती है, और जो धार्मिक जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स, उनका सबका समाधान है। कवि सुझाव देता है कि सभी लोगों को अपने जो गतिविधियां हैं वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देनी चाहिए, स्थगित कर देनी चाहिए, और कीप क्वाइट, और हमको शांति बनाए रखनी चाहिए। दे शुड लुक, उन्हें देखना चाहिए, इनसाइड, अपने अंदर आत्मा में झांकना चाहिए, और एनालाइज करना चाहिए स्टूडेंट्स, विश्लेषण करना चाहिए अपने खुद के कार्यों का। ये सब करने से क्या होगा, हर एक उस व्यक्ति का जो ये चीज़ फॉलो करेगा, उसका हार्ट, उसकी माइंड, थॉट प्रोसेस, सब चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, बिल्कुल एक पायस हो जाएंगी, सही एक पॉजिटिव जो थॉट्स क्रिएट होंगी। एंड इनोवल ऑल पीपल, एंड इनोवल ऑल पीपल मीन्स, और वो व्यक्ति जो है श्रेष्ठ बनेंगे, श्रेष्ठता का प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो ये था अबाउट द पॉइंट। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना शेड्यूल बिजी रहता है कार्य का, भागदौड़ भरी लाइफ में कभी भी हम अपने एक्शंस को कुछ समय के लिए, अपने कार्यों को पोस्टपोन करके कभी भी अपने एक्शंस को हम एनालाइज नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं कि जो भी मैंने आज दिन में काम किया है, जो भी मैंने एक्शंस, अपने आइडियाज़ को एक्शंस में पुट किया है, वो कितने, किस हद तक पॉजिटिव थे, किस हद तक नेगेटिव थे, उन एक्शंस का सामने वाले व्यक्तित्व पर किस प्रकार का अफेक्ट हुआ होगा। तो ये चीज़ हम कभी सोचते नहीं हैं, बगैर उसके रिजल्ट की परवाह किए हम कंटिन्यू काम करते रहते हैं। जब उसका रिजल्ट बैड होता है तो हम उस चीज़ पर रिग्रेट फील करते हैं। तो कभी यही कहता है कि देखिए हमें काम करते रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम करने से पहले, काम करने के बाद, किसी दूसरे काम से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये काम किस हद तक दूसरों की भलाई के लिए है, किस हद तक हमारे फायदे के लिए है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं स्टैंजा फर्स्ट। तो स्टैंजा फर्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेटस, इसको लेट्स बोलते हैं, लेटस बोलते हैं। ये अस को हमने यहाँ ये जो एपोस्ट्रोफी यूज किया उसमें यू हाइड हो जाता है। तो लेट्स बोलो या इसको लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड। देखिए इसको सेकंड नहीं बोलते, मैंने बोला था आपको पहले भी, सेकंड होता है। ओ की यहाँ साउंड ई नहीं होती स्टूडेंट, ओ की साउंड ए होती है। और लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज होता है ये एज जो है, यदि इससे पहले कोई प्रेफिक्स यूज होता है तो फिर उसके बाद का जो एक ये रूट शब्द है, इससे पहले जो प्रेफिक्स यूज किया गया है, तो अब इस पर स्ट्रेस है, लैंग। और जो एज है, यहाँ तक साउंड आते आते साउंड फॉलिंग स्टेट में होते हैं, स्पीडली रिलीज होती है। तो लैंग्वेज, यदि मैं LANGU को हटा दूँ तो इसको एज बोलेंगे, और यदि यहाँ पर ये लिखा तो इसको इज बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि AZE, तो इसको हमने क्या बोला, एज। और यदि मैं इसे लिखूँ तो MANAGE, तो इसको बोलेंगे मैनेज।
अब देखिए एज से पहले MAN प्रेफिक्स यूज किया है, तो ये पूरा स्ट्रेस M पर आ गया, मैन पर आ गया, राइट। तो एज क्या है, ये स्पीडली रिलीज होगा, तो मैनेज। उसके बाद देखिएगा, एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसको, एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। नाउ अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे, टू 12 12 तक हम गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी कीप बनाए रखेंगे स्टिल, शांति। देखिए स्टिल का मतलब मीनिंग होता है फिर भी, और स्टिल का ही मीनिंग होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेंस में यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग प्रोड्यूस होता है। तो स्टिल का मीनिंग फिर भी होता है, जैसे येट का मीनिंग होता है फिर भी, येट का यूज नेगेटिव सेंस में होता है फिर भी, और स्टिल का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में फिर भी। लेकिन यहाँ स्टिल का मीनिंग जो है स्टूडेंट्स वो है शांत, चुप रहना, शांत रहना। तो नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी कीप बनाए रखेंगे स्टिल, शांति बनाए रखेंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर, इस जो धरती के जो सरफेस पर हम एक बार के लिए कम से कम शांति बनाए रखें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स आओ हम, नॉट स्पीक ना बोले, इन एनी लैंग्वेज, एक बार के लिए हम धरती पर किसी भी भाषा में कोई बातचीत ना करें, पूरी तरह से मौन हो जाएं, पूरी तरह से शांत हो जाएं। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, आओ हम 1 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। ये 1 सेकंड का मतलब कुछ समय के लिए ही है स्टूडेंट्स, और 1 सेकंड के लिए तो कोई इसमें मेजरमेंट टाइम की नहीं है, तो कुछ समय के लिए कहना चाहता है। एंड नॉट मूव आर्म सो मच, और अपनी बाजू को, आर्म्स क्या होते हैं, बाजुएं, अपने हाथों को, अपने बाजू को, सो मच, इतना अधिक, नॉट मूव, ना हिलाएं, अपने हाथों को ना हिलाएं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह जो मोमेंट होगा, देखिएगा ये मोमेंट नहीं होता, ओ का साउंड ओ नहीं है यहाँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ओ एक ऐसा लेटर है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, 8 साउंड इसकी होती हैं। तो यहाँ ओ की साउंड नहीं है, यहाँ ए की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक, ये एग्जॉटिक जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है कि आकर्षक, अद्भुत। ये मोमेंट होता है, नॉट मोमेंट, मोमेंट होता है, और ये नाउन है मोमेंट, तो ये एडजेक्टिव है। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये एक बड़ा ही आकर्षक पल होगा, क्षण होगा। एक होता है स्टूडेंट्स मूवमेंट, मूवमेंट भी नाउन है, और इसका हिंदी जो होता है स्टूडेंट्स ये होता है आंदोलन, और ये जो मोमेंट है इसका हिंदी होता है क्षण या पल, दोनों नाउन है। एग्जॉटिक होता है एडजेक्टिव, इसका हिंदी होता है आकर्षक, अद्भुत। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, तो यह एक बड़ा आकर्षक पल होगा। विदाउट रश, अब विदाउट प्रपोजिशन है, इसके बाद हमेशा नाउन आता है, फिर विदाउट प्रपोजिशन है तो फिर नाउन आता है। तो विदाउट रश का मतलब होता है कि भाग दौड़, भीड़ भाड़, बिना किसी रश के, बिना किसी भीड़ भाड़ के। विदाउट, इसको इंजन नहीं बोलते स्टूडेंट्स, इंजन तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, और हिंदी ट्रांसलेशन को नहीं करना है, इसको ट्रांसक्राइब करना है, तो इंजन होता है स्टूडेंट्स, इंजन। तो विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना शोर शराबे के, किसी मोटर गाड़ी के शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे होंगे, टुगेदर होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक की विचित्रता में, एक अचानक की जो विचित्रता होगी कि हम सब शांत होंगे, कोई काम नहीं कर रहे होंगे, तो हम सब उस सिचुएशन में सब इकट्ठे होंगे। तो आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। एक बार फिर से बता देता हूँ, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांति बनाए रखेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर केवल एक बार के लिए। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में कोई बात ना करें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, कुछ समय के लिए पूरी तरह से हम स्टॉप हो जाए, ठहर जाए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी बाजुओं को जरा सा भी ना हिलाएं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये एक बड़ा आकर्षक पल होगा। विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी मोटर व्हीकल के शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक की जो विचित्रता है उसमें हम सब इकट्ठे होंगे। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम द पोएम एंड द पोइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा कि पोएम क्या है, कीपिंग क्वाइट, पोइट क्या है, पैब्लो नेरूदा। तो आप लिखिएगा कि द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोइट पैब्लो नेरूदा। Why does the poet ask, कवि क्यों पूछता है। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान देना है कि why does the poet ask us to count to 12, कवि जो है हमें क्यों कहता है 12 तक गिनने के लिए। ऐसी क्या कंडीशन है कि कवि हमको बोलता है कि मैं 12 तक गिनना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडर्स यूज किया गया है। द पोइट आस्क, कवि क्यों पूछता है अस हमसे, टू काउंट करने के लिए 12 12 तक। क्या रीजन है स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर दे सकते हो। सोचिए इसके बारे में, इस पैसेज में से निकालिएगा कि क्यों ऐसा कहता है कवि।
1 मिनट के लिए आप इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, अपने माइंड पर फोकस कीजिएगा, अपनी ब्रेन को यूज़ कीजिएगा, देखिए इसमें क्या कहना चाहता है ये। तो इसमें देखिएगा, अभी आप टाइम वेस्ट तो नहीं कहूँगा कि आप कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम की जो बाउंडेशन है और ज़्यादा लेंथ में इसको बनाना नहीं चाह रहा स्टूडेंट्स, तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ आपको कि वो क्यों ऐसा कहना चाहता है, क्या रीज़न है। इसमें ये होगा कि देर आर 12 नंबर्स ऑन द क्लॉक प्रिटेनिंग। देखिएगा कि ये जो काउंट टू 12 है ना स्टूडेंट्स, अब घड़े में जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो नंबर 12 होते हैं। और 12 नंबर्स किसको इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स, वो इंडिकेट करते हैं 12 आवर्स को। तो कवि का कहने का मतलब ये है कि हमें 12 काउंटिंग 12 का मतलब 12 आवर्स तक, पूरे दिन यानी कि 1 डे नाइट को छोड़कर 12 आवर्स 12 घंटे तक हमको कोई भी काम नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है, हर जो एक्शन उसको पोस्टपोन कर देना है और अपने जो एक्शन हमने किए हैं उनको हमें एनालाइज करना है, उन पर इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो ऐसी बात ये बोलता है। अब एक सेंटेंस के सेंस में कैसे बोलेंगे इसको कि देर आर 12 नंबर्स ऑन द क्लॉक। क्लॉक में कितने नंबर होते हैं, 12 होते हैं। ऑलराइट, अब देखिए आर मैंने क्यों बोला, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आर मैंने यूज किया। आर के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो इट मीन्स क्या हो गया, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। ओके, सो अब ये जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो इंडिकेटिंग टू दैट 12 आवर्स। इसने कहा कि देर आर 12 नंबर्स ऑन द क्लॉक। क्लॉक में कितने नंबर्स है, 12, और दीज 12 नंबर्स आर इंडिकेटिंग टू दैट 12 आवर्स। ये 12 नंबर किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स 12 घंटों को। सो द पोइट आस्क्स टू कीप क्वाइट टिल द क्लॉक स्ट्राइक्स दीज आवर्स। इसलिए कवि कहता है कि जब तक 12 ना बज जाए, 12 घंटे कंप्लीट ना हो जाए, 12 आवर्स का टाइम पूरा ना हो जाए, तो एक दिन कम से कम अपने काम को बंद कर दो, अपने किए हुए कार्यों पर आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, उनको समझिए और अपने आप को, अपने बॉडी को रिलैक्स दीजिए और फिर सोच समझ कर अपना नेक्स्ट एक्शन जो है परफॉर्म कीजिए। तो ये आप आंसर खुद दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वाई डज द पोइट आस्क अस टू काउंट टू 12, क्यों हमें 12 गिनने तक बोलता है, तो इसमें आंसर आपको ये देना है कि देयर आर 12 नंबर्स ऑन द क्लॉक। क्लॉक में 12 नंबर होते हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं 12 आवर्स को, 12 घंटों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सो द पोइट आस्क, इसलिए कभी पूछता है टू कीप क्वाइट, कीप क्वाइट रहने के लिए, शांत रहने के लिए, कब तक, टिल द क्लॉक स्ट्राइक्स, जब तक घड़ा जो है स्ट्राइक्स दीज आवर्स, ये घंटे पूरे नहीं कर लेता घड़ा, तब तक हमको शांत रहना, इट मीन्स 12 घंटे हमको शांत रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटी अफेक्ट अस। सस्पेंशन ये इससे ही बना है स्टूडेंट्स, सस्पेंड से बना है, सस्पेंड ये नाउन है, ये सस्पेंशन भी नाउन है। हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटी अफेक्ट अस, यानी कि जो गतिविधियां, जो सारी गतिविधियां हम पोस्टपोन कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, उनका हम पर क्या प्रभाव होगा, अफेक्ट अस। देखिएगा अब जो ये अफेक्ट जो शब्द है, अफेक्ट स्टूडेंट्स एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है प्रभावित करना। और यदि मैं इफेक्ट लिखता हूं तो इफेक्ट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स परिणाम निकलना, किसी चीज का रिजल्ट निकलना। तो इसने कहा कि ये सारी गतिविधियां जो है हम अगर सस्पेंड कर देते हैं तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन चीजों का, आप इसको चीज को जाने कि क्या प्रभाव पड़ सकता है। यही प्रभाव हो सकता है स्टूडेंट्स, इसको एक सेंटेंस से बनाकर पढ़ लेते हैं कि इट विल इनेबल अस टू सी विद इन आवरसेल्व्स। तो इट विल इनेबल्स, इनेबल का मतलब क्या होता है, इट विल इनेबल, यह जो है हमको एक श्रेष्ठता देगा, यानी कि एक शांति देगा, एक हमारे एक्शंस में एक डिफरेंट एक इंप्रूवमेंट आएगा। तो इट विल इनेबल अस टू सी विद इन आवरसेल्व्स। तो इससे क्या मिलने वाला हमको स्टूडेंट्स, कि हम समर्थ होंगे, हम सक्षम होंगे, आप ऐसा समझ सकते हो। इनेबल का एग्जैक्ट अगर हिंदी की बात करूं तो देखो, इनोबल जो मैंने आपको बताया था यहाँ, ये होता है श्रेष्ठता प्रदान करना, और इनेबल का मतलब होता है सक्षम होना, समर्थ होना, एबल होना। तो इसमें क्या होगा कि इट विल इनेबल अस, यह हमको समर्थ बनाएगा, किस चीज में, क्या करने के लिए, टू सी देखने के लिए, विद इन आवरसेल्व्स अपने अंदर झांकने के लिए। यदि हम अपने सारी एक्टिविटीज को, सारे एक्शंस को सस्पेंड कर देते हैं तो हम पर क्या प्रभाव होगा, यही प्रभाव होगा कि इट विल इनेबल अस, ये हमको समर्थ बनाएगा, टू सी देखने के लिए, विद इन आवरसेल्व्स अपने अंदर झांकने के लिए हमको समर्थ बनाएगा, और हम अपने एक्शंस को हम डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हैं उस टाइम। यदि हमारे एक्शंस रॉन्ग जा रहे हैं तो उनको डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन वी विल कीप स्टिल, अब ये जो मैंने लिखा था इसके अंदर स्टेज के अंदर कि वी विल कीप स्टिल, हम सब शांति बनाए रखेंगे, तो इस क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, क्या डिफरेंट, इसका क्या सेंस बनती है अगर कंप्लीटली देखा जाए तो। वी विल कीप स्टिल, तो बताइए इसमें क्या इसकी हिंदी बन रही है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये सोचिए, इस पर आप कोशिश कीजिएगा। इसका एक ही मीनिंग है स्टूडेंट्स कि इट मीन्स दैट वी शुड सस्पेंड आवर एक्शंस,
वी शुड सस्पेंड आर एक्शंस, हमें अपने एक्शंस को, अपने कार्यों को सस्पेंड कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देना चाहिए ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, वी विल कीप स्टिल का स्टूडेंट्स, कि इट मीन्स इसका अर्थ दैट की वी विल सस्पेंड, हम सस्पेंड करेंगे, या वी शुड सस्पेंड, हमें सस्पेंड करने चाहिए ऑल आर एक्टिविटीज, अपनी सारी गतिविधियां ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वी विल या वी शुड सस्पेंड आर एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियों को सस्पेंड कर देना चाहिए फॉर सम टाइम के लिए ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, तो कुछ समय के लिए अपने काम को हमें सस्पेंड कर देना चाहिए। तो इसका मीनिंग यही बनेगा। ऑलराइट, मैं बार बार फोर्सली इसलिए आपको ये सेंटेंस रिपीट करके सुना रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रिटेन हो जाए। तो वी विल कीप स्टिल का मीनिंग यही है कि हमें अपने कार्यों को सस्पेंड कर देना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें टू जो वर्ड्स मैंने कहा था कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा, स्टेंजा में से 2 वर्ड्स को फाइंड आउट कीजिए विच मीन द सेम एज, जिनका मीनिंग वही हो जो मीनिंग इन शब्दों का है। तो मोशनलेस का मतलब क्या होता है, यानी गतिहीन, जिसमें गति ना हो। तो स्टिल क्या हो जाएगा, गतिहीन, शांत, स्थिर हो जाएगा। अनयूजुअल क्या स्टूडेंट्स, ये असामान्य, अद्भुत जिसको बोलते हैं। तो एग्जॉटिक क्या हो जाएगा, अद्भुत, आकर्षक जिसको बोलते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और अपने डाउट ले सकते हो। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है नए युद्ध। वॉर्स विद गैस का मतलब होता है गैसों वाला युद्ध। वॉर्स विद फायर होता है अग्नि के साथ जो युद्ध होता है, अग्नि वाला जो युद्ध होता है। विक्ट्री होता है विजय, जिसको बोलते हैं ट्रायम्फ बोलते हैं। विद नो, यहाँ देखिए जब वाउल के बाद आर हो और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो आर साइलेंट होता है। इसको सर्वाइवर्स नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, सर्वाइवर बोलेंगे इसको, सर्वाइवर। ऑलराइट, तो यहाँ तक मैंने इसके डिफरेंट वर्ड्स आपको समझाए हैं। ये हर्ट होता है, हर्ट मीन्स चोटिल होना। राइट, तो फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र के पानी में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मछुआरे जो है स्टूडेंट्स, वो ठंडे समुद्र के पानी में व्हेल जो फिशेज होते हैं मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं समुद्र के किनारों पर, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं लोग, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो कुछ समय के लिए अपने काम को रोककर अपने हर्ट हैंड्स, जख्मी हाथों को देखेंगे जिनसे ब्लीडिंग हो रही है। दोज वो हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, नए युद्धों की। वॉर्स विद गैस, गैसों के साथ जो युद्ध होने वाले हैं। वॉर्स विद फायर, जो अग्नि के साथ युद्ध होने वाला है, जो उनके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो इट मीन्स एक न्यूक्लियर पावर है जिसको बोल सकते हो। फायर जो वॉर है, ये एक न्यूक्लियर पावर से जो युद्ध होता है उसको बोल सकते हो। विक्ट्री यानी कि विजय, विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि ऐसी जीत होगी जिसके बाद कोई जीवित नहीं बचेगा, सबका अंत कर देने वाली जीत आप इसको मान सकते हो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, उन्हें पुट ऑन पहनना होगा, क्लीन क्लॉथ साफ कपड़े, उन्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए या साफ कपड़े वो पहनेंगे। एंड वॉक, और चहलकदमी करेंगे, वॉक चलेंगे। अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ वो चलेंगे। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, केवल एक बार के लिए ऐसा होगा कि वे कुछ नहीं कर रहे होंगे। उस समय वो अपने सारे काम, सारे एक्शन, सारे जितने भी वो कार्य हैं पोस्टपोन करके नए कपड़े पहनकर अपने भाइयों के हाथों में हाथ डालकर चहलकदमी करेंगे। इन द शेड, छाया में, पेड़ों की छाया में। और डूइंग नथिंग, उस समय कुछ समय के लिए ऐसा होगा कि वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लेते हैं। What would the fisherman do, यानी कि मछुआरे जो है वो क्या करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि मछुआरे जो है वो क्या करेंगे। अब ये आंसर आप इसमें दीजिएगा, क्या करना चाहिए उनको, कवि क्या करने के लिए उनको कह रहा है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, कवि इनको क्या करने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यही होगा कि द फिशरमैन वुड नॉट किल द व्हेल्स, जो फिशरमैन है, द फिशरमैन वुड नॉट किल द व्हेल्स,
इसमें यही कहा है कि यदि वो ठंडे पानी में जो मछलियों को पकड़ रहे हैं तो कुछ समय के लिए अपने काम को बंद कर दे, जिससे वो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसमें क्या लिखेगा, द फिशरमैन वुड नॉट किल द व्हेल्स, व्हेलों को वो नहीं मारेंगे। अब वुड इसमें यूज किया गया है तो वुड के साथ आंसर देना होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड द सॉल्ट गैदरर डू, यानी नमक इकट्ठा करने वाले क्या करेंगे। व्हाट वुड द सॉल्ट गैदरर डू, नमक इकट्ठा करने वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे। ये बात ध्यान से देखिए, इसमें किसमें आंसर ढूंढेगा, क्या करना चाहिए उनको। वेरी सिंपल आंसर है इसका, सोचिए इसमें, समझिए इस चीज को। ओके, मिला आंसर आपको, चलो हम हेल्प कर देते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यही होगा कि द सॉल्ट गैदरर, यानी कि जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं, जो सॉल्ट गैदरर है, तो जो सॉल्ट गैदर है स्टूडेंट्स, वो विल स्टॉप गैदरिंग द सॉल्ट, वो विल स्टॉप रोक देंगे, गैदरिंग द सॉल्ट नमक इकट्ठा करना वो रोक देंगे। तो क्या समझेगा इसमें आप कि द सॉल्ट गैदरर नमक इकट्ठा करने वाले विल स्टॉप रोक देंगे, गैदरिंग द सॉल्ट नमक इकट्ठा करना। तो बस यही इसका आंसर होगा, ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वुड द सॉल्ट गैदरर डू, क्या करेंगे सॉल्ट गैदरर, नमक इकट्ठा करने वाले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो इस काम को स्टॉप कर देंगे। द सॉल्ट गैदरर विल स्टॉप गैदरिंग द सॉल्ट। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ स्टिलनेस। इफेक्ट मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है परिणाम निकलना। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ स्टिलनेस, इस स्टिलनेस का, इस शांति का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा ऑन दोज, उन पर, हु मेक वॉर, जो युद्ध करना चाहते हैं, जो युद्ध करने वाले, उन पर क्या प्रभाव होगा स्टूडेंट्स। इसका आंसर इसमें से आप देखिए, समझिए इस चीज को, फाइंड आउट कीजिए। मिला आपको, वो क्या करेंगे, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ चलेंगे, इन द शेड, छाया में। तो इसका आंसर कैसे बनाओगे आप, ये वुड के साथ बना, तो वुड के साथ इसको यूज कर लेते हैं। अब वुड का यूज होता है फ्यूचर में ही होता है। अब ऐसा नहीं कि विल का पास्ट वुड होगा तो पास्ट में कोई यूज हो रहा है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि दे विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, दे कौन, जो युद्ध करने वाले हैं, दे विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ वो हाथों में हाथ डालकर चलेंगे, इन द शेड, छाया में। तो यहां से आंसर निकला कि दे विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि टू डिफिकल्ट वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, इस स्टैंजा में से सेम मीनिंग निकालना है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, तो विक्ट्री की हो जाएगा, यहाँ पर विक्ट्रीज को बोलेंगे तो इसका मीनिंग यहाँ निकल जाएगा। पीपल लेफ्ट अलाइव, वे लोग जो जीवित बचे हैं, जीवित बचे लोग। अब जीवित बचे जो लोग हैं, अब इनका क्या मीनिंग होना चाहिए इसके अंदर। जैसे मैंने कहा कि सर्वाइवर होता है, तो सर्वाइवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बचे हुए लोग हैं, जीवित जो है। तो ये इसका यहाँ डिफरेंट, ये जो है, ये जो वर्ड लिखा है मैंने, इसका सेम मीनिंग क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्टेज थर्ड पर आते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। What I want should not be confused. What I want should not be confused. जो मैं चाहता हूँ should not be confused. confused नहीं होना है with total inactivity. यानी कि कवि कहता है कि जो मैं चाहता हूँ उस चीज को ये मत समझना, उस चीज का माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि मेरा कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरह से अकर्मण्यता है, पूरी तरह से आलसी हो जाना है, कोई काम नहीं करना है। तो जैसे इसने फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा में बोला कि हमको कुछ समय के लिए अपने कार्य पोस्टपोन कर देने चाहिए, सस्पेंड कर देने चाहिए, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि हमको पूरी तरह से आलसी हो जाना है, इनएक्टिव हो जाना है, यानी कोई काम ही नहीं करना है। तो व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी, कि कहीं ये सोचो कि मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से अकर्मण्य हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज, जीवन है, व्हाट इट इज अबाउट, यह सब जीवन का ही एक सार है। कार्य करना, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, यही एक जीवन है। लाइफ इज, यही जीवन है। व्हाट इट इज अबाउट, यही सब एक जीवन है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, नो ट्रक विद। अब ये नो ट्रक विद का जो डिफरेंट एक मीनिंग होगा, इसका मतलब ये होता है कि नो डीलिंग विद, नो डीलिंग विद यानी कि व्यवहार न होना। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु के साथ मैं कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता, कोई संबंध नहीं रखना चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, देखिएगा एक होता है ओपन माइंडेड, यानी कि बहुत खुले विचारों वाला इंसान। एक होता है स्टूडेंट्स नैरो माइंडेड, जिसके विचार बहुत संकुचित होते हैं। एक सिंगल माइंडेड होता है, जिसका मतलब होता है कि दृढ़ संकल्पी, एक डिटरमिन पर्सन होता है, राइट। एक जिसको आप बोल सकते हो स्टबर्न होता है इंसान, एक जिद्दी इंसान होता है, दृढ़ निश्चयी जो इंसान होता है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड, दृढ़ संकल्पी नहीं होते, नहीं हुए या नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को चलाने के लिए, मूव करने के लिए, लाइव्स मूविंग का मतलब अपनी जिंदगी को मूव करने के लिए, चलाने के लिए, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड, दृढ़ संकल्पी नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को चलाने के लिए यदि हम निश्चय नहीं होते,
एंड फॉर वंस, तो केवल एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते, उसके बाद हम फिर से काम स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द पोइट वांट, कवि क्या चाहता है, बताइए आप अपने खुद अपने परसेप्शन, अपना ओपिनियन यूज कीजिएगा। व्हाट डज द पोइट वांट, कवि क्या चाहता है, सोचिए स्टूडेंट्स। इट इज योर ऑन राइट टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड स्टैंजा। yes, have you found out it? सो वेरी सिंपल क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए मैंने पढ़ा आपको, व्हाट डज द पोइट वांट, कवि क्या चाहता है, बताइए आप मुझे, कवि क्या चाहता है। कवि यही चाहता है ना कि आप कंफ्यूज ना हो कि मेरा कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, ऐसा आप मत सोचिए। तो इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम, तो उसमें लिखिएगा कि द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, ही शुड नॉट बी अंडरस्टूड। अब ही शुड नॉट बी अंडरस्टूड, शुड के साथ मैंने बी लगा दिया, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये पैसिव सेंस में काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, क्या चाहता है कवि, ही शुड नॉट बी अंडरस्टूड, कि उसको समझा नहीं जाना चाहिए। टू बी एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी, टू बी एडवोकेटिंग का मतलब क्या होगा, इसमें एडवोकेट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि पक्ष लेता हुआ। कि इसने कहा है कि कवि ये चाहता है हमें बताना कि ही शुड नॉट बी अंडरस्टूड, उसको समझा नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं समझा जाना चाहिए उसको, टू बी एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरह से वो अकर्मण्यता का पक्ष नहीं ले रहा है, ऐसा मत समझिए इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंसर ही है स्टूडेंट्स इसका, लेकिन इसको एक डिफरेंट सेंटेंस में बना लो आप। द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, दैट की ही शुड नॉट बी अंडरस्टूड, उसको नहीं समझा जाना चाहिए। क्या नहीं समझा जाना चाहिए, दैट की ही वांट्स टू टेल, वह बताना चाहता है कि वी मस्ट बी कंप्लीटली इनएक्टिव, कि हमको पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाना चाहिए। या वो एडवोकेट कर रहा है, पक्ष ले रहा है इनएक्टिव होने का, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमको ये बताना चाहता है कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाओ, उसके बाद फिर एक्टिव हो जाना। राइट, तो ये कवि जो है बताना चाहता है। विद होम डज द पोइट वांट टू हैव नो डीलिंग, विद होम किसके साथ, डज द पोइट वांट, कवि चाहता है, टू हैव नो डीलिंग, किसके साथ कवि डीलिंग नहीं रखना चाहता। तो आप क्या लिखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहे हैं क्वेश्चन सभी, तो आंसर भी इसी में आ रहे हैं कि द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, टू हैव नो डीलिंग विद डेथ, मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हाउ इज लाइफ डिफाइंड इन दिस स्टैंजा, हाउ इज लाइफ डिफाइंड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में लाइफ को कैसे डिफाइन किया गया स्टूडेंट्स, वो देखिएगा। तो लाइफ को कैसे डिफाइन किया गया, आई थिंक दैट लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, ये पूरा आंसर है इसका, ये निकाल लो आप कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यही सब जीवन है। यानी कि कुछ समय के लिए काम करना, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना उस काम को, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करना, यही लाइफ है। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। अब देखिएगा कि फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मीन द सेम एज। तो मिसअंडरस्टूड, देखिए मिसअंडरस्टूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मिसअंडरस्टूड होता है कोई चीज कंफ्यूजन में होना, तो इसका जो वर्ड होगा ये मिलेगा आपको कंफ्यूज्ड। मिसअंडरस्टूड ये भी एक सेकंड या थर्ड फॉर्म मान सकते हो, तो कंफ्यूज्ड ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म में इसको मिल गया। तो देखिएगा अब इसमें मैंने IDLING, आइडलिंग होता है, आइडल होता है शब्द, यानी कि IDLE, आइडल मतलब होता है आलसी, तो IDLING आइडलिंग यानी कि एक अकर्मण्य होना, निष्क्रिय होना, तो इसका क्या मीनिंग बन जाएगा, इनएक्टिविटी। ऑलराइट, स्टैंजा 4 पे आते हैं। परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस, एक विशाल शांति। माइट, देखिए माइट यदि नाउन है स्टूडेंट्स, यदि माइट नाउन है तो इसका मीनिंग होता है शक्ति, पावर, ताकत, और यदि ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब सका होता है। परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस, एक विशाल शांति। माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, दिस सैडनेस, कि शायद यह विशाल शांति इस उदासी को इंटरप्ट कर सके, बाधित कर सके, तोड़ सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जो कभी भी हमें अपने आप को समझने नहीं देती है। ये जो विशाल जो चुप्पी है स्टूडेंट्स, शायद ये विशाल जो शांति है, दिस सैडनेस, इस उदासी को इंटरप्ट मतलब बाधित कर सके, तोड़ सके, सके की हिंदी ये होगी, माइट मीन सका, सके, सकी, इंटरप्ट बाधित करना। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कौन सी उदासी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, वह उदासी जो हमें अपने आप को ही कभी समझने नहीं देती है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves with death, और जो ourselves हमें खुद को ही with death, मौत की थ्रेटनिंग धमकी देती रहती है। Perhaps शायद the earth, पृथ्वी, can teach us, हमको सिखा सके, शायद पृथ्वी हमको सिखा सके। as, कैसे, when everything seems dead, कि कैसे प्रत्येक चीज dead, मृत प्रतीत होती है।
एंड लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, जिसको आफ्टरवर्ड्स आप बोल सकते हो। आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में, लेटर बाद में, एंड लेटर बाद में प्रूव्स, ये वर्ब है प्रूव, टू बी अलाइव, बाद में जीवित हो जाती है। इसने कहा कि शायद ये पृथ्वी हमको सिखा सके कि कैसे when everything seems dead, कि जब प्रत्येक चीज मृत दिखाई देती है, और लेटर बाद में साबित होती है जीवित, अलाइव जीवित। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम सभी शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो ये इसका ट्रांसलेशन था स्टूडेंट्स। देखिए इसे क्वेश्चन, व्हाट माइट दिस साइलेंस डू, शांति जो है वो क्या करती है, क्या उससे हेल्प हो सकती है, शांति का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस स्टेंजा के अंदर क्या दिया गया है। तो इसमें ये लिखा गया कि वो एक सैडनेस को इंटरप्ट करेगी, एक उदासी को वो तोड़ सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखिए आप, इसमें ढूंढिएगा। ओके, एक सेंटेंस से बना लेते हैं इस आंसर को कि द साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस, द साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस। तो क्या लिखिएगा कि द साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। जो ये शांति वो किस चीज को तोड़ने के लिए है, किस चीज को ब्रेक करने के लिए है, वो उदासी को। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीचर्स, पृथ्वी हमको क्या पाठ पढ़ाती है, व्हाट लेसन, क्या लेसन, कैन द अर्थ टीचर्स, हमको पृथ्वी कौन सा लेसन पढ़ा सकती है, क्या सिखा सकती है हमको पृथ्वी। इसमें देखिए मैंने सिखाया आपको कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब इसको सेंटेंस में डाल देते हैं कि द अर्थ कैन टीच अस द लेसन दैट स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। इसने कहा कि द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमको सिखा सकती है, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमको सिखा सकती है दैट की स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ, यानी कि शांति जो है, स्टिलनेस जो है, ये कोई चिन्ह नहीं है मौत का। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि सब डेड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिलनेस का मतलब है कुछ समय के लिए वो स्टिल हो जाए, उसके बाद फिर से एक्टिव हो जाए। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोइट से इन द एंड, अंत में कवि क्या कहता है देखिएगा। तो कवि लास्ट में बोलता है क्या, देखिए, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। इसमें कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा, तुम सब शांत हो जाओगे, मैं चला जाऊंगा। इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे उसको देखिए। इन द एंड, अंत में, द पोइट काउंट्स, कवि काउंट्स करता है अप टू 12, 12 तक, एंड आस्क्स, पूछता है, टू अस, हमसे, टू कीप क्वाइट होने के लिए, एंड गो अवे, और चले जाने के लिए। तो कवि इसमें क्या कहता है, एट लास्ट में क्या बोलता है कि द पोइट सेज, कवि कहता है इन द एंड, अंत में, दैट की आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, तुम शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। राइट, इस प्रकार से बोलता है, ऐसा आप कह सकते हो। प्रॉब्ली देखिएगा, अब प्रॉब्ली जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है शायद, तो ये वर्ड इसमें से निकल जाएगा परहैप्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड इंटरवेन होता है, इसमें ई का साउंड नहीं होता, तो इंटरवेन बोलेंगे इसको। इसका मीनिंग जो होता है स्टूडेंट्स वही होता है जो इसके अंदर हमारा कौन सा वर्ड होगा उसको आप देखिए, सोचिए, समझिए, कोशिश कीजिए। ये होगा हमारा इंटरप्ट। तो इंटरवेन का मतलब होता है कि बाधित करना, तोड़ना उस चीज को। राइट, तो इंटरप्ट का मतलब भी क्या होता है, बाधित करना। तो इंटरवेन का मतलब भी यही हो गया, इंटरप्ट का मतलब भी। तो इसका वर्ड कहाँ मिला, ये मिल गया आपको। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ आई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट्स है तो you have your right to write something in comment box and I will try to solve your problem that time. So students, thanks for watching this video. Thank you very much. Take care, keep enjoying and keep studying.